डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में आपका है रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे कि कोई पदार्थ जब आप देखते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे दूध का दही बन गया, या आप पेपर को जला दिए तो पेपर जलने के बाद उसमें राख बन गई। ठीक है, तो इन सभी पदार्थों का जिसमें एक रासायनिक समीकरण हो जाता है, रासायनिक रूप से परिवर्तन हो जाता है, तो वो कैसे होता है, इसे एक रिएक्शन के माध्यम से, एक अपक्रिया के माध्यम से, एक लिखने के पैटर्न के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, इनको कैसे बराबर किया जाता है, कैसे इनको बैलेंस किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। वो कल हमने पहले वीडियो में, इसके पहले हमने एक उदाहरण लिया था मैग्नीशियम रिबन के बारे में। मैग्नीशियम रिबन को जब आप स्प्रिट लैंप में जलाए थे तो आपको श्वेत कलर की राख मिली थी। जो श्वेत रंग की आपको राख मिली थी, उसी के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कैसे मैग्नीशियम को जलाने का काम जो बना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जो उत्पाद बनता है कैसे बनता है, और उसे कैसे हम दिखा देते हैं। यानी जो बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। इन बातों को बताने के लिए हमें इस क्लास को करना होगा। क्लास के लास्ट में आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और कमेंट करके बताना कि आपके लिए कितना लाभदायक क्लास है, तो और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रियाकलाप। फर्स्ट 1.1 में हमने बताया था आपको कि जब मैग्नीशियम रिबन को पहले हम रेगमाल से रगड़ते हैं, जब वो साफ़ हो जाता है तो उसे स्प्रिट लैंप में ले जा करके हम जलाते हैं। जब स्प्रिट लैंप में जलाते हैं, स्प्रिट लैंप में क्यों जलाते हैं, क्योंकि लैब में स्प्रिट लैंप जो है तो वो धुआं नहीं देता है, या गैस के बर्नर अब लगे होते हैं तो वो धुआं नहीं देता है। और धुआं, गैस लैब में धुआं नहीं होना चाहिए, नहीं तो सफोकेशन हो सकती है, हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। बहुत सारे हमारे पदार्थ ऐसे होते हैं लैब में जो खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि रासायनिक समीकरण को कैसे, तो जब ऑक्सीजन, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति का मतलब वहाँ समझ रहे हैं, आग तभी जलेगी जब ऑक्सीजन होना चाहिए। आपको पता होगा कि आग के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो ऑक्सीजन होना चाहिए। कौन होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ कौन है? ऑक्सीजन है। दूसरा कौन होना चाहिए? ईंधन होना चाहिए। ठीक है, ईंधन होना चाहिए। दूसरा कौन है? ईंधन होना चाहिए। और तीसरी चीज़ें कौन होती हैं? उसे जलाने वाला पदार्थ होना चाहिए। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, जलाने वाला पदार्थ होना चाहिए और ईंधन होना चाहिए। ठीक है, ईंधन कैसा होना चाहिए? जो जल जाए। तो इन 3 चीज़ों में से अगर हम किसी एक संसाधन को हटा दें तो हमारी आग कभी नहीं जलेगी। यानी जलाने वाला पदार्थ ना होगा तब भी नहीं जलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी नहीं जलेगी, और जब कभी जो है उसका जलने वाला पदार्थ नहीं होगा तब भी आग नहीं जलेगी। ऐसी उस परिस्थिति में सबसे बड़ा काम किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, जो आग के जलने में सहायता करता है। तो मैग्नीशियम रिबन तभी जलेगा जब वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन तभी होगी, ऑक्सीजन के रहने की उपस्थिति में ही आपका स्प्रिट लैंप और जो बर्नर होगा वो आग पकड़ेगा। आप बात समझ पा रहे हैं? यही कारण होता है जब कोई व्यक्ति आग में जल जाता है या किसी को आग पकड़ लेती है तो पहले काम क्या किया जाता है? पानी फेंका जाता है। पानी फेंक करके क्या करते हैं, जो जलने वाला पदार्थ होता है उसके इग्निशन पॉइंट को यानी ज्वलनशील तापमान को बहुत कम कर देते हैं, जिससे वो जलना बंद कर देता है और आग बुझ जाती है। लेकिन जब किसी के शरीर में पकड़ लेता है तो आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, तो उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया जाता है। कंबल झटके से उड़ाने से क्या होता है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आग बुझ जाती है। इस बात समझ पा रहे हैं? तो बात यहाँ पे नहीं है, बात यहाँ पे है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया गया। जब मैग्नीशियम को जलाया गया मैग्नीशियम रिबन को, तो वहाँ पे क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। वाक्य में, रूप में किसी रासायनिक अपक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, कह रहा वाक्य के रूप में अगर हमें कहना होता है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, बहुत बड़ी बात हम, मतलब जितना हम बोले, अगर इतना लिखना हो तो कम से कम 4 से 5 6 लाइन आप लिखेंगे, मगर इन्हें हमें एक लाइन में दिखाना। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। जैसे इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। क्या है? जैसे कि यहाँ पे ऊपर दी गई अपक्रिया का समीकरण इस प्रकार हो सकता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, इन दोनों के साथ में जोड़ दिए, तो ये क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। यानी जो पदार्थ
होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जब वो परिवर्तित होता है तो उसको उत्पाद कहते हैं। अभिकारक किस में बदलता है? उत्पाद में बदलता है। अभिकारक किस में बदलता है? उत्पाद में बदलता है। और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यानी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने से किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह तो हो गया इसे शब्दों में लिखना। आगे आप देखेंगे इसे सिंबल के साथ लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जब जो सिंबल होते हैं केमिस्ट्री में, कम से कम आपके 116 से 17 तत्व हैं, ठीक है। अलग अलग खोज होती रहती है, इस समय 118-19 है, तो 116-17 तत्व मान के चलते हैं हम। 116-17 तत्व हैं केमिस्ट्री में। जो 116-17 तत्व हैं उसमें से 97-98 तत्व ऐसे हैं जो तत्व प्रकृति में ऑलरेडी पाए जाते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले उन तत्वों को क्या करते हैं? एक रासायनिक सिंबल के माध्यम से हम दिखाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हमने इसको लिख दिया। अब लिखने से क्या होगा, कितना लिख करके हम किसी को दे देंगे तो सामने वाला हमारे द्वारा बहुत सारी बातें जो बताई जानी है वो सिर्फ इतने में समझ लेगा कि बच्चा सब कुछ जानता है। आप समझ पा रहे हैं? यानी आपको संक्षिप्त में अपनी बात करना आना चाहिए। ये है कोड, ठीक, आप समझ गए। अब क्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक अब क्रिया होती है। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इन्हें अभिकारक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसे इस अपक्रिया में एक नए पदार्थ यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी जो आप कच्चा पदार्थ लेते हैं, जिससे आप एक पदार्थ का निर्माण करते हैं कच्चे पदार्थ से, तो कच्चा पदार्थ आपका क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और जिस पदार्थ का आप निर्माण करते हैं वो पदार्थ आपका क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। आप बात समझ पा रहे हैं? यानी जो कच्चा पदार्थ होता है वो क्या होता है? आपका अभिकारक होता है, और जब उसको निर्माण कर देते हैं तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण के अपकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके साथ एक तीर का निशान द्वारा दर्शाया जाता है। कह रहा है जो शब्द समीकरण आपने देखा अभी, तो उन्हें एक तीर के माध्यम से दिखाया जाता है। यानी इस तीर को आप इक्वल कहते हैं। इक्वल मतलब जैसे आप बराबर लिखते हैं ना, उसी तरह से, लेकिन ये मैथ नहीं है, तो इन्हें एक तीर के माध्यम से दिखाया जाता है। अभिकारक को एक तरफ लिखा जाता है, उत्पाद को एक तरफ लिखा जाता है, उनके बीच में एक तीर सिंबल लगी होती है। समझ गए? अभिकारकों के बीच, यानी 2-3 प्रकार के अभिकारक होंगे। 2 प्रकार हो सकते हैं, 3 प्रकार हो सकते हैं, 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो इन अभिकारकों के बीच किसका सिंबल लगेगा? प्लस का सिंबल लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है कि सभी अभिकारक आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और इन्हें बाईं तरफ लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। क्या करते हैं? इन्हें बाईं तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। किसको? अभिकारकों को। अभिकारकों किधर लिखते हैं? बाईं साइड में लिखते हैं, जबकि उत्पाद को किधर लिखेंगे? दाईं साइड में लिखते हैं। कह रहा है अलग अलग उत्पाद हो सकता है, जैसे कि 2-3 प्रकार के उत्पाद का निर्माण हो जाए। जब 2-3 प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है तो इसे किधर लिखते हैं? उनके बीच में हम प्लस की साइन लगा देते हैं, जोड़ का सिंबल लगा देते हैं, और उन्हें राइट साइड में लिखते हैं। किधर लिखते हैं? राइट हैंड साइड लिखते हैं, यानी दाएं तरफ उन्हें लिखा जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीर का जो सिरा होता है वो कभी इसके तरफ नहीं होता, अभिकारक की तरफ। किधर होता है? उत्पाद की तरफ होता है। तीर का सिरा किधर होता है? उत्पाद की तरफ होता है। ये बात याद रखिएगा, तीर का सिरा किधर होता है? उत्पाद की तरफ होता है। तथा यह अपक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यह दिखाता कि यहाँ पे अपक्रिया हो रही। जैसे एक उदाहरण हम समझते हैं कि ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बायोलॉजी में इसे आपको बताया, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रहा आपका जल। ये रहा कौन सा? आपका जल। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। याद रखेंगे, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। इनको जब जोड़ देते हैं तो इनको लिखने का सिंबल होता है, 2 को नीचे लिखा जाता है। ठीक है। तो इनके लिखने का जो कारण हुआ, अब ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। क्यों अभिकारक कहलाएंगे? क्योंकि बाएं साइड लिखे गए हैं और एक कच्चे पदार्थ हैं, इनऑर्गेनिक तत्व हैं।
इनसे जुड़ करके अब किसका निर्माण होने वाला उसे हम दाएं तरफ लिखेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक क्या हो गया आपका H2O हो गया। अब ये दोनों अभिकारक हैं, ये अभिकारक किस में बदल जाते हैं, तो किस में बदलते हैं आप बता दीजिए। C6H12O6 में बदल जाते हैं। साथ में यहीं पे ऑक्सीजन निकलती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ग्लूकोज कहते हैं। ये क्या बन गए, ये दोनों उत्पाद हैं। और उत्पादों के बीच में भी देखिए प्लस की साइन लगी हुई है, अभिकारक के बीचों में भी प्लस की साइन लगी हुई है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि जो उत्पाद बना, तीर का निशान उत्पाद की तरफ है। उत्पाद किधर है, राइट हैंड साइड है, जबकि अभिकारक किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है। आप बात समझ पा रहे हैं। इस तरह से आपको ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए। अब इनको हम दो विधि से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन। अब देखो यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, टाइम जाएगा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसे कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे रिएक्शन तीर लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे किसको, ग्लूकोज को, प्लस ऑक्सीजन को। क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन को। ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे शब्दों में लिख सकते हैं इन्हें, या इन्हें सिंबल के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था। अभिकारकों को बाईं तरफ और उसके बाद तीर का निशान उत्पादों को दाईं तरफ, और उसके बाद हम वहाँ पे लिख देते हैं उत्पादों और अभिकारकों के बीच में किसकी साइन लगा देते हैं, प्लस की साइन लगा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण लिखने का फार्मूला मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बस पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि हो सकती, कह रहा है जो शब्दों में लिखा जाता है उससे भी संक्षिप्त विधि हो सकती। हाँ हो सकती, जब हम उसे साइन में लिखेंगे तो और संक्षिप्त हो जाएगा। ठीक है, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त किया जा सकता है। कह रहा है जहाँ शब्द लिख रहे हैं वहाँ पे हम किसको लिखेंगे, साइन को लिखेंगे, उसके सिंबल को लिखेंगे, और उसे और छोटा किया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, और बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप समझ पा रहे हैं किसका निर्माण हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। MgO, Mg किसकी साइन है, मैग्नीशियम के, और O किसकी साइन है, ऑक्सीजन की, लेकिन O2 लिखा जाता है, O सिर्फ लिखा गया तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। और इस प्रकार से निर्माण किसका हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका निर्माण हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। याद है, तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों को परमाणुओं की संख्या की गिनती की कर उनकी तुलना करें। कह रहा है दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या करते हैं, तुलना करते हैं। बाईं साइड जितना आया क्या वो दाईं साइड है। आपके मैथ में एक सवाल आता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी आपको लिखा जाता है सिद्ध करिए कि बाईं तरफ दिया गया उत्पाद दाईं तरफ के दिए गए उत्पाद के बराबर है कि नहीं। आप मैथ में पढ़ते हैं ना, जो दाईं तरफ सिद्ध करिए कि बाएं तरफ की चीज़ें दाएं तरफ के बराबर हैं कि नहीं। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको पूरा डेरिवेट करते हैं। डेरिवेट करने के बाद पूरा सवाल लगा लेते हैं। जब न्यूमेरिकल आपका पूरा होता है तो लास्ट में आप लिख देते थे सो डैट प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, यानी जो बाएं तरफ की चीज़ें हैं वो दाएं तरफ की चीज़ें के बराबर हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी करना होता है, आपको मिलाना पड़ता है परमाणुओं की संख्या जितनी अभिकारकों की, क्या उत्पाद में भी उतने परमाणु बने हैं। अगर उतने परमाणु बने हैं तो आपका रिएक्शन बराबर है, सही है। लेकिन अगर उतने उत्पाद नहीं बने हैं तो फिर आपका रिएक्शन कहीं ना कहीं गलत है, जिसके लिए आपको चेकअप करना होगा। और कल हम बताएंगे कैसे उसे सही करना पड़ता है, कैसे सही किया जाता है। ठीक है, यह देखिए, क्या दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। यदि हाँ तो समीकरण संतुलित है, तो समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। यदि नहीं, अगर नहीं है तो समीकरण क्या कहलाएगा, असंतुलित समीकरण कहलाएगा। आपसे पूछा जा सकता है संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि अगर अभिकारक और उत्पादों के बीच में दिए गए तत्वों की मात्रा या दिए गए परमाणुओं की मात्रा समान नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। और अगर दोनों तत्वों की मात्रा यानी दोनों तरफ के अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं के तत्वों की मात्रा बराबर होती तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रिएक्शन कहते हैं। ये बात आप लिख सकते हैं, इसमें अब कोई कठिन चीज़ें तो है नहीं। आप अपने कॉन्सेप्ट को विकसित कर लिए तो अब आप हिंदी में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, यदि अभिकारकों का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार से समीकरण मैग्नीशियम में वायु के जलने की ढांचा समीकरण। ठीक है, यहाँ पे तो ये पूरे हैं,
ये पूरे नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने तत्व हैं, तो दो हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एक तत्व हैं, एक है। अब इसे कैसे संतुलित किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैसे इसे संतुलित करेंगे, तो इसके एक एक करके हम इसके बारे में आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। परंतु आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, पूरी होती है। मैं आपसे कहूँगा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और घर पे पढ़ना मत भूलिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।